हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक बलगतिकी भाग 10, जिसमें हम पढ़ेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया के एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और इसका डेरिवेशन भी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने का तरीका वही है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो परिभाषा मैं आपको समझाऊंगी, देखिएगा। जैसे कोई सबसे पहले वेग नियम लिखना मैंने आपको पहले ही सिखाया था। तो किसी भी वेग नियम में जो क्रिया का वेग है, जिसे हम आर से निर्भर प्रदर्शित करते हैं, वो अगर निर्भर करता है अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर। नाम से लग रहा है ना, तृतीय कोटि। कोटि होता है चोटी, एक प्रकार से कोटि होता है लास्ट एंड। तो ये सोच लीजिए, इसकी घात, ऊंचाई, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग जो है वो अगर निर्भर करता है किसमें, अभिकारक की सांद्रता के 3 घात पर, तो हम इसे कहेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया। बस सिंपल है परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग आर अभिकारक की सांद्रता के 3 घात पर, या तृतीय घात आप कह सकते हैं, 3 घात पर निर्भर करता है, तो वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया में अगर अभिकारक के आगे जो संख्या लिखी है, वो संख्या को जोड़ के, सभी अभिकारकों के आगे जो संख्या लिखी है उसके आगे जो संख्या है उसको जोड़ के अगर 3 आता है, तो आप कहेंगे अभिक्रिया की कोटि 3 है, तृतीय। ये तो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में। तो अब हम बात करें, परिभाषा हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे तृतीय कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण। बार बार मैं एक ही चीज कह रही हूं कि कोटि जो निर्धारित की जाती है वो आगे की संख्या देख के नहीं की जाती है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। लेकिन मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कि आगे की संख्या को जोड़ के आप सीधे सीधे कोटि निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्लू नहीं है या कुछ बताया नहीं है, तो आप सीधे सीधे ये कर सकते हैं, जो अभिकारक हैं, एरो से पहले जो होते हैं वो अभिकारक, इनके आगे जो संख्या लिखी है, ठीक है, ये है नो, इसके आगे जो लिखा है, इस O2 के आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो 1, तो इनको जोड़ सकते हैं। 2 + 1 क्या हो गया, 3, तो ये हो जाएगा तृतीय कोटि की। तो 2NO + O2 = 2NO2, पहला उदाहरण। दूसरा 2NO + Br2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, इसको मत काउंट कीजिएगा, हाँ, पीछे नहीं, आगे बोल रही हूँ, आगे संख्या होनी चाहिए 1। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो 2NO + Br2 = 2NOBr। ये एग्जाम्पल अच्छे हैं, आप याद कर सकते हैं इनको इजीली, ठीक है। ऐसे ही 2NO + Br2 की जगह Cl2 ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, 2NOCl, आसान है। प्लस नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2NO + H2, और ये बन जाएगा N2O, लाफिंग गैस, और साथ में H2O, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ से बच रहा है तो बन जाएगा, इसके साथ जुड़ के H2O बना लेगा। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं जिन्हें आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर के बारे में कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा एग्जाम्पल देंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब हम उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन, ठीक है। तो तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इजी है, लिखने का तरीका वही है जो शून्य, प्रथम, द्वितीय में पढ़ रहे थे, वही थर्ड में भी है। तो अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, अभिकारक को हम R से दिखाते हैं, उत्पाद को P से। क्योंकि मैंने बोला है तृतीय कोटि का है, तो मैं जो अभिकारक को प्रदर्शित कर रही हूँ R से, इसके आगे 3 लगा देंगे, यही तो सांद्रता की घात बनता है ना। आगे जो संख्या लिखी है इसी को देख के हम बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि 3 है। 2 लिखा होता तो 2 है, ठीक है। अब देखिए कंडीशन होती है, अभिकारक सेम टाइप के भी हो सकते हैं, 3 टाइप के अभिकारक भी हो सकते हैं, 2 टाइप के अभिकारक भी हो सकते हैं, वो कंडीशन है। जैसे इन एग्जाम्पल में 2 टाइप के अभिकारक है, एक की घात है 2 और एक की घात होगी 1, तो टोटल जोड़ के 3 आ गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ये एक ही अभिकारक हो, उसके आगे 3 लिखा हो। अभी हम वो वाला ले रहे हैं जिसमें एक ही टाइप का अभिकारक हो और उसके आगे से 3 लिखा होगा, ठीक है। तो आगे टोटल जोड़ के 3 आ जाए, मतलब इनके संख्या जो लिखी है वो जोड़ के 3 आ जानी चाहिए। तो 3 लिखा है तो तृतीय कोटि। तो वही कंडीशन है जो सब में लगाई है। जब टाइम 0 था तो इस अभिकारक की सांद्रता R0 थी। तो मान लीजिए T समय बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता हो गई R, ठीक है। तो अब लगाएंगे द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम। क्या कहता है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम? द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम कहता है अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया का जो वेग है वो निर्भर करता है, समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता के। क्योंकि अभिकारक का अभिक्रिया का वेग R से प्रदर्शित करते हैं, वो अनुक्रमानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता की। क्योंकि यहाँ पर अभिकारक के आगे लिखा है 3, तो यही सांद्रता की घात बनता है। सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी, 3। अगर 2 लिखा होता तो 2, क्योंकि ये तृतीय कोटि का है तो इसलिए 3 लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, R to T समय के बाद
पहले ये वाली कंडीशन लगाते हैं, मैंने बहुत बार बताया। टी समय के बाद अभिकारक की सांद्रता कितनी हो जाती है, आर, तो मैंने ये लिख दिया कि अभिकारक की सांद्रता क्या है, आर, और घात लिख दिया 3। तो अब क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे। तो जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नेतांक आता है जिसे हम कहते हैं वेग नेतांक। वेग नेतांक को के से दिखाते हैं, क्योंकि ये तृतीय कोटि का है तो मैंने K3 लिख दिया। आपकी बुक में शायद ना लिखा हो, खाली K लिखा हो, आप K3 लिख सकते हैं। शून्य कोटि के लिए K0, प्रथम कोटि के लिए K1, द्वितीय कोटि के लिए K2 और तृतीय कोटि के लिए K3, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब आपको पता है अभिक्रिया का वेग जो हम निर्धारित कर रहे हैं वो अभिकारक की सांद्रता से निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि अभिकारक समय के साथ साथ घटता जाता है, इसलिए इसे माइनस से दिखाते हैं। माइनस अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय में परिवर्तन, तो डी आर की सांद्रता अपॉन डी टी, अभिकारक है ना आर, तो इक्वल टू हो जाएगा K3 आर की सांद्रता घात 3। तो आप क्या करेंगे, जो सेम वाले हैं आर है और आर है, इसको यहाँ लेके जाएंगे, तो डी टी को यहाँ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और जो ये आर है आर की घात 3, इस पूरे को यहाँ लेके जाओ, तो ये हो गया, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगी हमारी। ठीक है, इसको इंडिकेट भी करो, और जो भी आपने समीकरण बनाई है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, थोड़ा डार्क मतलब स्केच से थोड़ा अच्छा इंप्रेशन होता है। कॉपी मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो भी आप हेडिंग डाल रहे हो कि समीकरण 1 की तुलना इससे करें, इसको हाईलाइट कर दीजिए ब्लैक पेन से। तो समीकरण 1 का अब हम समाकलन करेंगे, जैसा सभी में कर रहे थे। तो समाकलन करते हैं, तो ये जो माइनस है, माइनस को मैं आगे लिख दे रही हूँ -1 के रूप में। ठीक है, इंटू डी, यही है डी आर की कंसंट्रेशन अपॉन R3, इसका समाकलन करेंगे, इक्वल टू K3 स्थिरांक है, इसका समाकलन नहीं होता, केवल dt का होगा, क्योंकि d है अवकलन और यह है समाकलन का चिन्ह, तो समाकलन से अवकलन कट जाएगा तो t ही आ जाएगा। लेकिन इसका समाकलन कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, द्वितीय कोटि वाले में भी। तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन R3। तो R की सांद्रता की घात 3 है, इसको ऊपर लाएंगे तो घात क्या हो जाएगी, -3। ठीक है, -3 मैंने बताया था, R की घात +3 है, ऊपर जाएगा तो -3। अब लगाएंगे वही फॉर्मूला, कौन सा, क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n-1, बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में, ये फॉर्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1, x की जगह पर क्या है r, तो ये हो जाएगा n है हमारे यहाँ पर -3 + 1 अपॉन, नीचे भी आ जाएगा -3 है हमारा n+1, तो -3 + 1 हो जाएगा -2 अपॉन, नीचे भी आ जाएगा -3 में से 1 घटाएंगे -2, माइनस का चिन्ह आएगा। तो अब आपको क्या करना है, r की घात -2 है, ठीक है, r की घात -2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस घात हटाना चाह रहे तो 1/r भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे 1/r कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि r की घात अभी क्या है प्लस, ऊपर ले जाएंगे तो r की घात फिर से क्या हो जाएगी -2। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रही हूं, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, r की घात -2 को क्या लिख दिया, उल्टा कर दिया, तो ये 1/r हो जाएगा, और जो -2 घात है वो +2 हो जाएगा, उल्टा ना, r का उल्टा 1/r ही तो होगा, उल्टा 1/r, और जो -2 घात है वो +2 घात हो जाएगी। ठीक हो गया, और आगे जो नीचे ही आया था -2 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये आ गया हमारे इसका समाकलन करके, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1, ऐसे ही देखिए, इसका समाकलन करके ये अलग से लिख लीजिए, या इसको आप याद कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपको समझाया है, लेकिन आप वैल्यू को रट सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, खासकर और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो -1 इंटू इस पूरे की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितनी आई है, 1/-2 r की पावर 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 r2 प्लस K3, यहाँ इसका क्या हुआ था इंटीग्रेशन, K3 dt का इंटीग्रेशन t आ गया था, और क्योंकि जब हम समाकलन हटाते हैं, स्थिरांक हटता है, तो एक समाकलन स्थिरांक आता है i, कोई c से भी दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया i। तो अब क्या करेंगे, ये आ गया 1/2 r की पावर 2 इक्वल टू K3t प्लस i, ये समीकरण 2। अब समीकरण 2 हमारा आ चुका है। अब इस समीकरण, ये जो समीकरण 2 है, ये आई है तब जब आफ्टर टाइम t की कंडीशन आपने लगाया है, जब समय t था। अब प्रारंभ क्या में क्या था, जब टाइम 0 था तो उस समय अभिकारक की सांद्रता r कितनी थी, r0 है ना, जब टाइम 0 था तो सांद्रता भी कितनी थी, r0। तो ये t का मान और r का मान समीकरण 2 में रख लेंगे, रखें 1/2 r
की जगह पर r 0 और घात वही रहेगी 2 इक्वल टू k3 इंटू टी की जगह पर 0 प्लस आई। तो k3 का गुणा 0 से करेंगे पूरा 0 हो गया, तो i का मान यहां से कितना निकल के आ गया 1/2 r नोट की घात कितना हो जाएगा 2। अब हम आगे देखेंगे तो i का मान 1/2 r नोट स्क्वायर है। i का मान आप रखेंगे समीकरण 2 में, तो रखेंगे तो 1/2 r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू k3t प्लस आई की जगह आप क्या मान रख देंगे 1/2 r नोट स्क्वायर। तो इसकी तुलना अब हमें जब ग्राफ निरूपित करेंगे तो उसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कर देंगे, ठीक है। अब उसको बाद में करेंगे, पहले इसको देखिएगा। तो ये है r, ये भी है r, सेम वैल्यू को यहाँ लेके जाएंगे तो प्लस 1/2 r नोट स्क्वायर को इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया 1/2 r स्क्वायर माइनस ये इक्वल के इधर आएगा तो 1/2 r नोट स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया k3t। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में देखिएगा 2 कॉमन है तो आगे ले लीजिए, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिया इनटू, अंदर क्या बचेगा 1/r2 r स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा 1/r नोट स्क्वायर, और जो 2 था दोनों का वो आगे कॉमन ले लिया। ये तो आता है ना आपको, ठीक है। इक्वल टू आ गया k3t, क्योंकि k3 का मान हमें निकालना है तो t को यहाँ गुणा में है तो यहाँ क्या किस में ले जाए, भाग में ले जाए, अब किस में, डिवाइड में, तो t यहाँ जाएगा 2 के साथ हो जाएगा तो k3 1/2t इंटू 1/r स्क्वायर माइनस 1/r0 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखेंगे प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि में केवल एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये तो तृतीय कोटि ना, तृतीय कोटि है, तो आप क्या डिफरेंस देखोगे, जो द्वितीय कोटि था उसमें यहाँ पर k2 है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर भी 2 नहीं होगा, यहाँ पर भी 2 नहीं होगा, बाकी फॉर्मूला सेम है, आसान है बहुत। अंत में ये जरूर लिख दीजिए कि समीकरण 3 जो है ये है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, मतलब यही समीकरण है जो तृतीय कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब लास्ट में एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ये हमने शुरू में ये जो इक्वेशन आई थी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो इक्वेशन आई थी इसको हम तुलना कर लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है y, ये हो गया y इक्वल टू ये बन जाएगा एम एक्स प्लस सी। ये तो इसकी जब हमने तुलना की इस वाली समीकरण से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सरल रेखा समीकरण होता है, तो y इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर आया, x इक्वल टू आ गया t, m इक्वल टू ढाल जो होती है प्लस k3 और c इक्वल टू 1/2 r नॉट स्क्वायर। तो क्योंकि ढाल जो है धनात्मक है, देखिए द्वितीय कोटि की भी ढाल धनात्मक थी और तृतीय कोटि की भी धनात्मक है, तो ढाल ऊपर को बढ़ती हुई जाएगी, मतलब ढाल का मान बढ़ता जाएगा। जबकि शून्य कोटि और प्रथम कोटि में k का मान माइनस था तो ढाल नीचे को गिर रही थी। अंतर रखिएगा, ये पॉजिटिव ढाल होती है, धनात्मक। बस हो गया, एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए जिसमें एक्स एक्सिस में कौन है, एक्स एक्सिस में कौन रखा है आपने t, वाई एक्सिस में कौन रखा है 1/2 r स्क्वायर, और ये लाइन जहां पर कट कर रही है इसे, जब टाइम 0 था उस समय ये लाइन जहां पर कट कर रही है, यहाँ ये वाली लाइन में ऊपर को वाई एक्सिस में, उसको हम कहेंगे अंतःखंड सी। सी है 1/2 r नोट स्क्वायर, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे 1/2 r नोट स्क्वायर, और हो गया, और ढाल का मान हो गया प्लस k3। तो ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मात्रक पढ़ेंगे वेग स्थिरांकों के, और कुछ टॉपिक 2-3 टॉपिक और बचे हैं, और फिर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।